हेलो एवरीवन। आज जो है आज की वीडियो में हम लोग फिनेंशियल प्रूडेंस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। हम लोग उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हिस्टोरिकली वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से गोल्डन रूल के तौर पे जानी जाती हैं। तो किसी भी वेल्थ को जनरेट करने के हिसाब से अगर हम लोग देखें या वेल्थ क्रिएशन की जब बात होती है तो पहला और फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम जो होता है वो होता है सेविंग। बहुत लोग करते क्या है कि सेविंग जो है वो एक्सपेंडिचर के बाद में, जैसे मान लीजिए कि किसी किसी का मंथली इनकम जो है मे बी 50,000 रुपीज़ है, तो वो 50,000 रुपये जो महीने का आता है तो वो उनमें से एक सारे खर्चे काट कूट के जो भी बचता है उसको फाइनली वो सेविंग के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में उसको यूज़ करता है। मे बी वो आरडी कराएगा, एफडी कराएगा, या इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी एक्सपोजर लेगा, या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करेगा। ये सारे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं जो नॉर्मली एक पर्सन जो है वो उसको यूज़ कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे सेविंग के लिए बोला जाता है, गोल्डन रूल के तौर पे ये बोला जाता है कि आप एक सर्टेन अमाउंट पहले से डिसाइड कर ले कि आप कितना जो है हर महीने सेव करोगे, ठीक है। और उस अमाउंट को आप जैसे ही सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है उसके साथ ही आप उस अमाउंट को अलग रखते हैं, उसको आप छुए तक नहीं, चुपचाप से आप क्या करें उसको अलग रख लें। तो वैसे में क्या होगा कि वो जो है आपका पोर्शन जब निकल जाएगा तो एक्स्ट्रा जो खर्च हो जाने का जो टेंडेंसी होता है, अगर वो आपके अकाउंट में पैसा अगर रह जाए शुरू से लेकर अंत तक, तो वो हो सकता है कि किसी न किसी बहाने वो खर्च हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए ये कहा जाता है कि आप पहले ही जो अमाउंट सेव करना चाहते हैं उसको आप खर्चे में से पहले ही बाहर निकाल दें, अपने सैलरी वाले पार्ट में से पहले ही बाहर निकाल दें, और उसको जो भी आपका इन्वेस्टमेंट ऑप्शन या इन्वेस्टमेंट स्टाइल को जो सूट कर रहा हो उस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में आप उस पैसे को लगा दें, ठीक है। तो पहला तो रूल ये हो गया। अब दूसरा जो ये होता है कि आप किस में पैसे लगाएंगे। एक नेचुरल क्वेश्चन ये आता है कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम किस इंस्ट्रूमेंट में पैसे को लगाएं ताकि हमें बेहतर रिटर्न मिल सके। तो अगेन यहाँ पे जो भी मेंशन मैं करूँगा या इस चैनल के माध्यम से जो भी चीज़ें आप तक पहुँचाई जा रही हैं वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन आपको नहीं दिया जा रहा है। इसको अप्लाई करने से पहले आप खुद इस पे रिसर्च ज़रूर कर लें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर किसी को अपने सेविंग के पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करना है, लगाना है, तो वो किन इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ कर सकता है। तो अगर आपको आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, या आप एकदम से रिस्क फ्री माइंडसेट से रहना चाहते हैं, तो आपके लिए पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पे मे बी आपका आरडी करा सकते हैं, एफडी करा सकते हैं। ये रिलेटिवली सेफर इंस्ट्रूमेंट के तौर पे काउंट होता है। आप इसमें इसको करा के आप अपने कॉर्पस में एक एक डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई रिस्क के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं या जो थोड़े बहुत ऑप्टिमम रिस्क लेके काम करना चाहते हैं, तो या थोड़े बेहतर रिटर्न के लिए टारगेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इक्विटी, हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो इक्विटी जो है वो बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा बेहतर रिटर्न देते हुए आपको दिखेगा। एक लंबे अवधि में अगर आप देखेंगे तो इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट से आप एक बेहतर रिटर्न जनरेट कर पाएंगे कंपेयर टू अदर investment instrument like FD and RD। सो इस हिसाब से आप अब इसमें भी अगर कोई एकदम से लेमैन है लेकिन वो रिस्क लेना चाहता है, जिसको स्टॉक मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है, तो बेहतर है आपके लिए ये बेहतर है कि आप जो है म्यूचुअल फंड के थ्रू जो है वो आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। आप डिफरेंट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स आजकल आते हैं, आप उनमें से किसी भी एक कैटेगरी को फॉलो करें। अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इवन थीम बेस्ड भी आजकल म्यूचुअल फंड आते हैं, इवन इंडेक्स फंड भी आते हैं म्यूचुअल फंड में। तो आप इनमें से जो भी कैटेगरी जो आपको सूट कर रहा है आप उसमें इन्वेस्ट कर दें और मंथली एसआईपी के फॉर्म में आप उस पैसे को डालते हुए चले जाएं। तो एक लंबी अवधि में आप एक बेहतर रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। तो एक तो तरीका ये हो गया। लेकिन इसके अलावा अगर कोई जो है जो इक्विटी एक्सपोजर ले सकते हैं या स्टॉक मार्केट में अपना समय दे सकते हैं, सीखने की टेंडेंसी रखते हैं, और जो
रिस्क भी ले सकते हैं या लेना चाहते हैं। तो वैसे लोग जो हैं वो डायरेक्ट स्टॉक्स में खरीद बिक्री कर सकते हैं, और अगर आप अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स जो हैं अगर आप होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म में, तो वो अच्छा रिटर्न बना के आपको दे सकता है। तो ये हो गया आपका ओवरऑल सेविंग से रिलेटेड कुछ डिस्कशन। सेविंग से रिलेटेड जो गोल्डन रूल्स हो सकते हैं उनके बारे में हमने कुछ डिस्कशन किया है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि नॉर्मली हमें कितना पार्ट जो है कितना पार्ट जो है वो हमें स्टॉक मार्केट में लेके आना चाहिए या कोई लेके जा सकता है, तो एक पॉपुलर रूल के तौर पे आप कह लें कि ये बोला जाता है कि 100 माइनस योर एज जो भी आता है आप उसको जो है आप डाल दें किसमें, आप उस अमाउंट को आप डाल दें स्टॉक मार्केट में, या इक्विटी एक्सपोजर आप उस अमाउंट का ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का एज जो है वो 30 ईयर्स है, 30 ईयर्स है तो 100 माइनस 30 कितना हो गया 70। तो 70% ऑफ हिज से और हर सेविंग दैट पर्सन कैन यूज फॉर योर इक्विटी एक्सपोजर। ठीक है, तो आप जो भी हैं आप इस अमाउंट को जो है आप अपने सेविंग का 70% जो है आप इक्विटी पोर्शन में डाल दें, और रिमेनिंग जो 30% है वो आप फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में लगा दें जो रिलेटिवली ज़्यादा सेफर है, जैसे FD RD ऑलरेडी हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मेंशन किया जाता है कि अगर कोई रिस्की बेट लेके वर्क करना चाहते हैं या इक्विटी मार्केट का एक्सपोजर ज़्यादा लेके चल रहे हैं, तो उनके लिए यही मेंशन किया जाता है कि आप जो है अपने पास में एक इमरजेंसी फ़ंड ज़रूर बना के रखें, क्योंकि मार्केट का नेचर जो होता है वो काफ़ी डायनेमिक होता है और वो ग्लोबल न्यूज़ के बेसिस पे रिएक्ट करता है। तो मार्केट का नेचर जो है शॉर्ट टर्म में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि लॉन्ग टर्म में हम लोग ये प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट ओवरऑल ऊपर की तरफ ही जाएगा और वेल्थ जनरेट होते रहेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये प्रेडिक्शन करना कि आपका जो अमाउंट है वो हमेशा प्लस में ही रहेगा और आपके अमाउंट पे हमेशा हायर रिटर्न या रिटर्न बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट होते हुए चला जाएगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी वो आपका पोर्टफोलियो जो है अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट का आधा भी हो सकता है। जैसे 2008 के क्राइसिस में ये चीज़ें देखने को मिली हैं, कोविड में ये चीज़ें देखने को मिली हैं। ठीक है, तो आप जो है इमरजेंसी फ़ंड के तौर पे एक सर्टेन अमाउंट ज़रूर आप रखें। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि कितना आप इमरजेंसी फ़ंड के तौर पे रखना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप अपने 1 साल के खर्च को आप इमरजेंसी फ़ंड के तौर पे रखें, आप उसको नॉर्मल FD करा के रखें, और उसको आप मान के चलें कि वो अमाउंट जो है आप चुपके से, जो होता है ना कि संदूक में बंद करके जैसे रख दिया जाता है किसी सामान को, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो उसको आप ढूँढें या उसको टच करें। तो आप 1 साल के एक्सपेंडिचर को मिनिमम 6 महीने नहीं तो मेरे हिसाब से आप 1 साल का जो आपका खर्चा है उसको आप जो है अपने इमरजेंसी फ़ंड के तौर पे रखें। तो ये कुछ फाइनेंशियल प्रूडेंस हो गए जो हिस्टोरिकली काफ़ी पॉपुलर रहे हैं, और अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप एक बेहतर माइंडसेट के साथ में मार्केट में वर्क कर पाएंगे। इमरजेंसी सिचुएशन में भी आप पैनिक नहीं करेंगे, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन को सपोर्ट करने के लिए आपके पास में इमरजेंसी फ़ंड होगा। दूसरा, इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आपको अपने लिए, अगर आप ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली हैं, तो आपको अपने लिए एक ढंग का लाइफ इंश्योरेंस प्लान ज़रूर लेना चाहिए। और मेरे हिसाब से आप जो है प्लान जो है आप किस तरह का प्लान रख सकते हैं, तो 2 तरह के नॉर्मली प्लान आते हैं। एक तो आपका आता है एंडाउमेंट प्लान, जिसमें आप प्रीमियम देते जाते हैं और एक फिक्स्ड टेन्योर के बाद में आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिटर्न पैसे के तौर पे मिलता है। तो दूसरा जो होता है वो टर्म प्लान होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टर्म प्लान जो होता है जनरली रिकमेंड किया जाता है बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स द्वारा, और वो एक अच्छा भी अपीयर होता है कि एक तो प्रीमियम आपका बहुत कम होता है और बहुत कम प्रीमियम में बहुत बड़ा कवरेज आपको मिल जाता है। नॉर्मली अगर कोई 27-28 साल का अगर कोई पर्सन है तो उसका 1 करोड़ का कवर, लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल जाता है नॉर्मली, आप कह सकते हैं कि 15,000 के प्रीमियम के हिसाब से। तो 15,000 का सालाने प्रीमियम के बेसिस पे टर्म प्लान में आपको लगभग 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल जाता है, जो कि बहुत बेहतर कंसीडर किया जाता है।
तो अगर आप ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली हैं तो आपको ज़रूर एक आप टर्म प्लान ले सकते हैं, सो दैट कि इन केस ऑफ कैजुअलिटी और इन केस ऑफ डिजास्टर काइंड ऑफ सिचुएशन आपकी फैमिली जो है वो एक तरह से रिलेटिवली फाइनेंशियली सेफर इन्वायरमेंट में रहेगी, उनको कोई ऑड सिचुएशन फेस नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, आप फैमिली फ्लोटर बेसिस पे या फैमिली के लेवल पे हेल्थ इंश्योरेंस भी ऑप्ट कर सकते हैं। आज के टाइम में मेडिकल एक्सपेंडिचर जो है वो काफ़ी हायर साइड में ही रहता है, तो आप एक एवरेज हेल्थ इंश्योरेंस भी ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत सारे कंपनीज जो हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको प्रोवाइड कराती हैं, तो आप अपने मतलब अपने स्टडी के बेसिस पे आप जो है बेहतर कोई प्लान लेके आप उसमें बने रह सकते हैं। तो ये कुछ सजेशन हैं, एग्जैक्टली सजेशन तो नहीं कहेंगे, आप ये कह लें कि ये कुछ एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से कुछ चीज़ें जो मैंने आपको शेयर की हैं, आप अपने कंडीशन में आप इसको ढंग से देखें, इस वीडियो को आप दोबारा से रिवाइज़ करके देखें और आप अपने लिए जो बेहतर सिचुएशन हो सकता है, आप इस वीडियो के कंटेंट के बेसिस पे वो प्लान करें और उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। ये एक वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है और ये धीरे-धीरे आपको बहुत बड़े वेल्थ की तरफ में लेके जाएगी। तो डेफ़िनेटली आप अच्छा करें, ग्रो करें। इसी के साथ में मैं इस वीडियो को समाप्त समाप्त करता हूँ। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से थोड़ा भी आपको वैल्यू मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या कंटेंट आपको चाहिए, तो डेफ़िनेटली आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। हम लोग चाहेंगे कि उस क्वेरी को जल्दी से जल्दी रिज़ॉल्व किया जाए। सो थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।